विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी चुनाव पर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करवा दे दिल्ली से। यूपी में कांग्रेस को मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के सीनियर नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। ये जानकारी है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खबर है कि इस बैठक में कांग्रेस की हार पर संगठन के कई लोगों पर गाज गिर सकती है। ये कहा जा रहा है संगठन स्तर पर जो खामियां पाई गई हैं, जो कमियां पाई गई हैं, कहां पर चूक हुई, इस पर भी मंथन होगा। और साथ ही साथ संगठन के कई पदाधिकारियों पर, कई लोगों पर गाज गिर सकती है, ऐसी जानकारी है। जो करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश में सबसे ज्यादा राज किया। आप देखिए क्या स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा सूबा है और इसीलिए उस हार पर मंथन यहां पर हो रहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी है इस पूरी बैठक को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की बैठक की जानकारी देते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के सभी लोगों को यहां पर बुलाया है। और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर बमुश्किल से ही विजय प्राप्त हुई है। तो लिहाजा इतनी बड़ी चूक कहां पे हुई, क्या कर रहा जो पार्टी की ये स्थिति हुई है। और वोट प्रतिशत भी काफी ज्यादा गिर गया है। 399 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारे थे, जिनमें से 387 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। और ये इतिहास कायम हुआ है कांग्रेस के लिए, जो कि काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने तमाम सारे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुला ली है। उनसे अब राय मशविरा किया जाएगा और जो लोग दोषी होंगे, जिम्मेदार होंगे संगठनिक स्तर पे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। कल आरएलडी ने अपने तमाम सारे संगठन को भंग कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी अब बुला लिया है बैठक। और यहाँ पे तमाम सारे लोगों की अब जवाबदेही तय की जाएगी और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। चलिए ठीक है अविनाश, जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर होगी कार्रवाई, ये तय है। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आती हूँ। देखिए कांग्रेस के भीतर किस तरीके से खलबली और मंथन किस तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली पहुंच गए हैं और यहाँ दोनों नेता उत्तराखंड सदन में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी से भी दोनों नेता मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा उत्तराखंड के कई नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा जमा लिया है। उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी दिल्ली में हैं। विनोद कंडारी, रितु खंडूरी, प्रमोद नैनवाल और रेखा आर्य भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बताया यह जा रहा है कि सभी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली में ही मंथन होगा। और दूसरी ओर दिल्ली में भाजपा की संसदीय दल की बैठक भी लगातार जारी है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकार गठन पर चर्चा हो सकती है। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के अलावा उत्तराखंड चुनाव के प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ भाजपा के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी बैठक में शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि आज जो चेहरा है वो कम से कम फाइनल हो जाएगा, डिक्लेरेशन भले ही बाद में हो। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अविनाश लगातार बने हुए दिल्ली से। अविनाश, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर क्या खबर है आपके पास? लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हम देख रहे हैं देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चल रहा है, मंथन किया जा रहा है। कब तक मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएगा फाइनल उत्तराखंड के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा निकलकर 19 मार्च के बाद ही आएगा, जब पर्यवेक्षक उत्तराखंड के अंदर पहुंचेंगे। लेकिन तमाम सारे उत्तराखंड के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में ही सबकी निगाहें टिकी हुई है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेखा आर्य मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, पिछले 10 सालों से ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैम, स्वागत है आपका, आप भी दिल्ली दौरे पर हैं। क्या आप लोगों के मन में चल रहा है, जो तमाम सारे विधायक, मंत्री, सब लोग दिल्ली दौरे पर आ चुके हैं? देखिए, दिल्ली में हमारा शीर्ष नेतृत्व रहता है और निश्चित रूप से हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हों या संगठन महामंत्री हों अथवा हमारे केंद्रीय नेतृत्व के हमारे मंत्रीगण हो, सभी से मुलाकातें, शिष्टाचार मुलाकातें सभी लोग करते हैं। और निश्चित रूप से इतनी बड़ी जीत के साथ में हम सब लोग लौटे हैं और पुनः एक मिथ को तोड़ा है।
तो उसका धन्यवाद भी और आभार भी, जिस प्रकार से केंद्र का सहयोग रहा है, उसके मार्गदर्शन में हम सब लोग इतने प्रचंड बहुमत के साथ आए, तो उसका आभार व्यक्त करने हर कोई व्यक्ति दिल्ली आता भी है और मैं समझती हूँ कि उचित मार्गदर्शन लेकर वापस अपने काम पे लगता भी है। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि तमाम सारे जो विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, वो अपने लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं और महिलाओं का खासतौर से जिक्र हो गया। वर्तमान में अगर देखें तो बीजेपी की किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या रेखा आर्य भी अपनी दावेदारी कर रही हैं? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तीसरी बार के विधायक हूँ और निश्चित रूप से पार्टी के आशीर्वाद से लगातार जो है पार्टी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, जो दायित्व दिया है, उसका निर्वहन किया है और निश्चित रूप से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं लेकिन फिर भी ये मानती हूँ कि जो हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो। सर्वप्रथम उत्तराखंड का हित महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण की 5 साल जो बेहतर ढंग से उत्तराखंड की सरकार चला सके, मैं समझती हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री का चयन होना चाहिए। और महिलाओं ने अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया है और यदि महिला बनती है तो और स्वागत योग्य है और यदि कोई व्यक्ति भी बनता है तो भी स्वागत है। पार्टी जो निर्णय करती है हम उनके साथ खड़े हैं। आपने बड़ा घुमा कर जवाब दिया है, क्या आप अपने आप को दावेदार मान रहे हैं? मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ आपको। देखिए, मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति दावेदार है और हर एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। निश्चित रूप से हम राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, लेकिन हम सब लोग अपने दायरे में होते हैं और मैं मानती हूँ कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसके सब साथ होंगे। मैं अपने आप को इतना कह सकती हूँ कि मैंने पार्टी के लिए हमेशा काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। तीसरी बार महिला विधायक हूँ और तीसरी बार मैं समझती हूँ कि सबसे महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम हूँ, तो मैं समझती हूँ कि पार्टी नेतृत्व इस पर सभी बातों पर विचार करेगा और जिसको भी देंगे हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड का हित होना चाहिए, हम उसके साथ हैं। देखिए, आप दावेदारी तो जरूर कर रही हैं लेकिन घुमा फिरा के कर रही हैं। अब सीधा सवाल एक और करते हैं, पुष्कर सिंह धामी को लेकर के बड़ी चर्चा है। कई सारे लोगों ने फीडबैक दिया है कि नहीं बनना चाहिए, तो कई सारे लोगों ने फीडबैक दिया है कि विधायकों की रायशुमारी कर लेनी चाहिए। आपने क्या फीडबैक दिया है? क्या धामी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 6 महीने का समय मिला काम करने के लिए और उस 6 महीने के समय में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जनहित में निर्णय लिए, चाहे महिलाओं के हित में हो, रोजगार के हित में हो या कर्मचारियों के हित में हो, उन्होंने उत्तराखंड को एक नई दिशा देने की कोशिश करी है और इतने कम वक्त में फिर से जो है एक उत्तराखंड में एक मिथ था कि जिनकी सरकार होती है वो दोबारा लौट कर नहीं आती, उस मिथ को तोड़ने का काम किया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। उन्हीं के चेहरे से हम लोग 47 सीटों पे पहुंचे भी है। तो मैं तो उम्मीद यही करती हूं कि उनको पुनः मौका मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर पारी खेल सके, उत्तराखंड के हित में और बेहतर निर्णय कर सके। मैं समझती हूँ को एक अवसर जो है और दिया जाना चाहिए ताकि जो उनका और विजन है जो हम लोगों ने देखा है वो आगे उसको पूर्ण कर सके। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय अजय भट्ट को सबसे नंबर 1 कंटेंडर माना जा रहा था मुख्यमंत्री दावेदार के लिए। चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बने। बीसी खंडूरी चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बने। तो क्या आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री की दावेदारी खत्म हो गई या कमजोर हो गई? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी को 6 महीने का अवसर मिला काम करने के लिए एज ए मुख्यमंत्री के रूप में और इस 6 महीने में वो प्रचंड बहुमत की सरकार लौटा कर लाए हैं और एक मिथ को तोड़ने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत कम वक्त में जो है उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ही ये सभी कुछ संभव हुआ है। तो हम सब लोग की भावना है कि एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जो आपने पुरानी बातें बताई, चाहे बीसी खंडूरी जी के संदर्भ में बताई, चाहे आपने अजय भट्ट जी के संदर्भ में बताई है, निश्चित रूप से वह भी घटनाएं घटित हुई हैं, पर मुझे लगता है कि अपवाद हर मामले में होते हैं और यदि संभव हो हम तो अपनी ओर से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। संभव हो तो उत्तराखंड के हित में तो सर्वप्रथम पहले वो निर्णय हो, अन्यथा मैं समझती हूँ कि उनको एक मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत की सरकार आई है वो बेहतर ढंग से उसको लीड कर पाए। आपने अपनी दावेदारी की, धामी जी का जिक्र कर दिया, महिलाओं में भी बड़ी फाइट चल रही है। रितु खंडूरी के कई सारे समर्थक उनके नाम के जय जयकार लगा रहे हैं। आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, रितु खंडूरी भी दिल्ली में मौजूद है, कई सारे विधायक मौजूद हैं। तो आप लोग विधायकों को लेकर के लॉबिंग करें कि विधायक सब अपने अपने लिए ही लगे हुए हैं?
देखिए, मैं समझती हूँ कि आज हर कोई व्यक्ति जो विधायक बना है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बना है, और निश्चित रूप से जो 5 साल का कार्यकाल रहा है और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहा है, जो उनकी नीतियाँ रही हैं, जो योजनाएं रही हैं, उस पर आधारित रहते हुए सब लोग चुनाव जीत के आए हैं। यानी कि सब कमल के फूल के साथ में आए हैं। और मैं समझती हूँ कि कोई अपनी दावेदारी करे, कोई किसकी दावेदारी करे। वो कह रही है उन महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है राजनीति में, और पुष्कर सिंह धामी के सपोर्ट में भी रेखा आर्य दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर मंथन लगातार जारी है, और इस बीच सोमवार को उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में सांसद निशंक, तीरथ रावत, अजय भट्ट, अजय टम्टा, माला राज्यलक्ष्मी मौजूद रहीं। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पीएम से मिलकर उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए धन्यवाद दिया गया। हालांकि उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर पीएम से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। सर, कल पीएम से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ कहा है पीएम से? कल माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी एक शिष्टाचार भेंट थी सभी सांसदों की, और जो 4 स्टेटों में भारी भरकम तो जीत के आए, और उसके लिए धन्यवाद और बधाई देने गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से परचम लहराए उनके नाम पर महिलाओं ने विशेषकर वोट दिया विकास के नाम पर, जो विकास हुआ है, और उत्तराखंड का तो विशेषकर जो चौमुखी विकास किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको देखते हुए इतना बहुमत जनमत मिला कि विशेषकर महिलाओं का, तो वो सब बातें रही हैं, और उसके लिए हम आभार। सीएम सीट हार गए अपनी विधानसभा की, तो उसको लेकर आप लोगों ने कुछ कहा है कि आला कमान क्या निर्णय? बाकी कोई विषय चर्चा नहीं था, केवल एक शिष्टाचार भेंट, और उनको बधाई देने के लिए हम सब लोग गए थे, धन्यवाद करने गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही परचम लहराया है। ये हम कई लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और मिलना चाहिए, आप क्या कहें? कहा ना कि ये ऊपर का है, और हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना है, इस पे हमारा कोई निर्णय नहीं, लेकिन हम केवल एक शिष्टाचार में बधाई देने गए थे, जिस तरह परचम मोदी जी के नाम पर लहराया पूरे देश का। जाहिर तौर से बात है कि ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री गढ़वाल से सांसद है तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लहराया है, तो निर्णय आलाकमान को लेना है कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से सीएम बनाए या फिर किसी और को। तो सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। चलिए एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में सरगर्मी लगातार जारी है, तेज है, और राज्य के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी दिल्ली में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली में ही मौजूद हैं, और यहाँ दोनों नेता उत्तराखंड सदन में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही खबर यह है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी से भी दोनों की मुलाकात हो सकती है। और इसके अलावा उत्तराखंड के कई नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा जमा रखा है। उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में ही लगातार मौजूद हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद कंडारी, ऋतु खंडूरी, प्रमोद नैनवाल और रेखा आर्य भी दिल्ली में ही लगातार मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक भी दिल्ली में लगातार इस वक्त उनकी मौजूदगी। अब आगे किस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, इसी पर लगातार नजर है। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं। संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी भी यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भी सांसदों को संबोधन दिया, गुरुमंत्र दिया। क्या कुछ 2024 को लेकर के चर्चा हुई? 2024 तो जिस तरीके से मेहनत की गई है, उसी मेहनत को और बारीकी में किस तरीके से बूथ स्तर तक लेकर जाना है, उसी विषय पर चर्चा हुई। लेकिन ऑपरेशन गंगा के पीछे जितना कार्य हुआ है उसकी जानकारी भी हम सबको दी गई, और कुछ लोगों ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम, प्रदेश की जो राजनीति है उसको बढ़ाने का काम, और इस बीच जब भारत पूरे भारतीयों के लिए भारत सरकार काम कर रही थी, तो अलग अलग राज्यों की राजनीति करने का काम जो किया है उस विषय में जानकारी दी। और ख़ास तौर पे आपको समझना होगा
कि जो देश आपस में लड़ रहे थे, चाहे वो यूक्रेन और रशिया हो, उन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करके अपने देशवासियों को निकालने का काम, उनको सुरक्षा मुहैया करवाने का काम, और अन्य 5 देश जहां से भारतीय निकल कर बाहर आए हैं वहां पर व्यवस्थाएं देखकर उनको वहां से निकालने का काम प्रधानमंत्री जी ने खुद वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अन्य लोगों से बात करके इन सब चीज़ों को सुनिश्चित किया। वो सब जानकारियां हमको आज प्राप्त हुई हैं। मीनाक्षी जी, आप उत्तराखंड की सह पर्यवेक्षक भी नियुक्त की गई हैं। राजनाथ सिंह जी के साथ आप जल्द ही उत्तराखंड जाएंगी, वहां के सरकार को गठन को लेकर के विधायकों से बात करेंगी। किस तरीके की पूरी रणनीति तय की गई है और कब तक मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर हो जाएगा उत्तराखंड में? जैसे होगा, कोई चोरी छुपे नहीं जाएंगे, आपको बता कर जाएंगे और आपको आकर भी सूचना देंगे। अभी ये सब अटकलों के दायरे में आता है, जैसे जैसे होगा आप। मीनाक्षी जी, एक बड़ा माइंडेड मिला है पार्टी को, 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 राज्यों में जो भी चुनाव हुए हैं वो पार्टी के पक्ष में ही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है उसको लेकर के पार्टी की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है? पार्टी तो बहुमत कम था तब भी अपनी जिम्मेवारी के तहत ही काम करती थी, और अब लोगों का भरोसा और विश्वास मिला है तो उसको सामने रखकर देश की सेवा करेगी और लोगों के बीच में काम करेगी, और जहाँ जहाँ जो जो कमी है उसको भी पूरा करेगी। यूपी उत्तराखंड की अगर बात करें तो दोनों जगह बड़े चेहरों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको राजनाथ सिंह जी के साथ लगाया गया है और यूपी में अमित शाह जी के साथ रविदास जी को लगाया दिया। तो क्या कहा जाए कि वजह क्या है इतने बड़े चेहरे को पर्यवेक्षक के रूप में भेजना? क्या जनता का इतना बड़ा माइंडेड मिलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई, इसलिए सरकार बेहतर बने ये पर्यवेक्षक नियुक्त की? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं जी, और अपने आप को कार्यकर्ता मानकर पार्टी का काम करते हैं। तो आपने देखा, हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी थी जिन्होंने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड जाएंगी और जैसे जैसे उनकी कार्यशैली बढ़ेगी वो मीडिया को अवगत कराती रहेंगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पूरी तस्वीर साफ होगी वैसे ही जानकारी साझा की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन में अहमियत नहीं मिली तो दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। ये बड़ी खबर है। साथ ही केशव देव मौर्य ने कहा कि दूसरे दल के साथ भी जाने पर विचार करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में भेजा था। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। जैसे ही चुनाव खत्म, रिजल्ट सबके सामने, वैसे ही गठबंधन में किस तरीके से खटपट शुरू हो गई है, उसी की बड़ी बानगी है। इसी पर हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये जो केशव देव मौर्य कह रहे हैं उसके पीछे के मायने क्या है, बताएं विस्तार से। देखिए, बिल्कुल जैसे ही अगर हम कहें चुनाव खत्म हुए, सपा गठबंधन चुनाव हारी, उसके बाद जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और गठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष है। हमने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही उनका सम्मान हुआ इस पूरे गठबंधन में। उन्होंने कहा कि केवल हमको 2 सीटें दी गई, और आप ये देखिए कि आरएलडी को कितनी सीटें दी गई, राजभर को कितनी सीटें दी गई, इसके अलावा जो कृष्णा पटेल की पार्टी उनको कितनी सीटें दी गई। साफ तौर पर केशव देव मौर्य का कहना है कि अगर तवज्जो आगे नहीं दी जाएगी तो वो आगे विचार करेंगे और किसी अन्य के साथ जाने पर भी वो विचार कर सकते हैं। उनकी बातों से तो साफ झलक रहा था कि ज्यादा दिन वो इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य को एक प्लान वे में समाजवादी पार्टी में भेजा था। तो ये एक बड़ा बयान है। अगर इस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उसके अध्यक्ष कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर भेजा था तो क्या रही वजह, किन चीजों को लेकर साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अब इन सारी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो बात हमसे हुई है उससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि केशव देव मौर्य अब ज्यादा दिनों तक इस गठबंधन में रहने के इच्छुक हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है अनुभव, लेकिन वो कह रहे हैं कि विकल्प तलाशने में वो देरी नहीं करेंगे, वो तैयार हैं विकल्प ढूंढने में। लेकिन महान दल को विकल्प के तौर पर कौन लेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इसके भी आगे चांसेस नजर आते हैं? इस पर भी लगातार मंथन होगा। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के